नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन जरा सा लालच लोगों को करोड़पति बनाने की बजाय उन्हें कंगाल भी कर देता है। ताजा मामला आजमगढ़ की रानी की सराय थाना क्षेत्र के जलाईपुर गांव का है, जहां के रहने वाले राजेश सिंह, जो एक प्राइवेट कर्मचारी है, उनके मोबाइल पर विगत 17 फरवरी को कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड के नाम से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर लॉटरी निकली है और आप विनर हो गए हैं। इसके लिए आपको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना सुनते ही पीड़ित राजेश सिंह की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने रकम पाने की प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके बाद ठगों ने अलग अलग किस्तों में कुल 36,200 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। इधर पीड़ित राजेश सिंह अपने अकाउंट में 25 लाख आने का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी जब अकाउंट में पैसे नहीं आए, तब थक-हार कर पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा और एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित ने एसपी से ठगों पर कार्रवाई करने के और पैसे वापस दिलाने की मांग की। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनवाते हैं। क्या मामला है आप सर, मामला ये है कि मेरे पास 17 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक कॉल आया केबीसी से, जिसने अपना नाम बताया विजय कुमार। उसने मुझे एक नंबर दिया जो बोला कि राणा प्रताप सिंह है, जो अमिताभ बच्चन साहब के राइट हैंड है, जो हेड कैशियर है, उनका मुझे नंबर दिया गया। उनसे बात किया गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी आई आपके नंबर पर। मुझे एक अकाउंट नंबर भेजा गया, राणा प्रताप जी ने दिया। उनका नाम था अरुण कुमार। उनके अकाउंट में 11,200 चेक का टैक्स जमा करवाया गया। उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद एक कॉल राणा प्रताप जी का फिर आया। 25,000 रुपये इनकम टैक्स जमा करवाया गया, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी रकम है, ये कहकर 25,000 उन्होंने जमा करवाया कि आपके अकाउंट में चला जाए। उसके बाद फिर राणा प्रताप जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट बहुत छोटा है, सेविंग अकाउंट है, आपको जनरल अकाउंट करवाने के लिए आपको 50,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। ये अमाउंट आप पेड कर दीजिए, जिसके तहत आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए का चेक क्रेडिट कर दिया जाएगा विदिन 5 मिनट। उसके बाद आज सुबह फिर मेरे पास कॉल आई है कि सर आप पैसे का व्यवस्था करके जमा करवाइए और आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए दे दिया जाएगा। मैं सर एक स्टूडेंट होने के नाते फिर भी मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि केबीसी मोदी साहब और अमिताभ बच्चन साहब के साजिश ये कार्य अगर हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि अब मैं तो फंस गया हूँ, बाकी आगे और कोई मेरा भाई इस झांसे में ना फंसे। और पुलिस प्रशासन अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो मेरे पैसे गए हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देने की कृपा करें और मेरे पैसे वापस करवाने के निर्देश करें। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़, महोबा व मेरठ में हुए क्रमशः अधिवक्ता मुकेश पाठक को अधिवक्ता ओमकार तोमर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हैं। इसके विरोध में आज कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने जुलूस निकालकर प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि मेरठ के अधिवक्ता ओमकार तोमर का उत्पीड़न विधायक दिनेश खटीक व माफियाओं द्वारा हमला किए जाने के कारण आज समस्त अधिवक्तागण के जानमाल की सुरक्षा पुलिस उपलब्ध नहीं करा पा रही है, बल्कि पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो कि दबंग किस्म के लोग हैं। प्रदर्शन में भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। आइए सुनाते हैं किरण विजय यादव, अध्यक्ष द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने क्या कुछ कहा। आज आप लोग जुलूस निकाल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यह है कि बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग विरोध दिवस मना रहे हैं और जिस तरह से अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे मेरठ में अधिवक्ता जो है मुकेश पाठक जी और मेरठ के ओमकार तोमर जी और महोबा के हैं मुकेश पाठक जी, इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि उन लोग आत्महत्या पर मजबूर हो गए। आए दिन अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं और तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह सरकार जो है तनिक भी अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है
और इतनी घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग विरोध दिवस मनाएंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनावे, उनकी जो है पुलिस प्रशासन को निर्देशित करे कि अधिवक्ताओं के ऊपर इस तरह का जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए, और जो हमारे अधिवक्ताओं ने आत्महत्या किया है उनके हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करवाएं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कराएं और उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दें और सरकारी नौकरी उपलब्ध करावें और आइंदा जो है इस पर अंकुश लगावें। अन्यथा हम लोग बार काउंसिल के आह्वान पर और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर होंगे और इसका पूरा उत्तरदायित्व हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। इसके लिए अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, आगे और बात बढ़ती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी और पुलिस प्रशासन की होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी तैयारी में जुट गई है और अपनी चुनावी सॉन्ग भी रिलीज किया है। इस गाने की थीम है नई हवा है नई सपा है। आज लखनऊ में समाजवादी कार्यालय में अखिलेश यादव द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ा चुकी है, जिससे किसान और जनता दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और कई गलत लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार में यह भाजपा सरकार जनता को हर तरीके से परेशान करने का काम कर रही है। मीडिया के सवाल पर बोले कि अब हमें कोई आश्वासन नहीं देना है, भाजपा सरकार को बस अब 2022 में उखाड़ फेंकना है और हमें सरकार बनाना है। आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई। 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं। ये जो मुनाफा हो रहा है डीजल पेट्रोल से, जो लगातार टैक्स बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है। कहने को वो कहेंगे कि कंपनियां हैं, लेकिन आखिरकार खजाना तो सरकार के पास जमा हो रहा है। हमारे किसानों को मिल नहीं रहा। धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के सब सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है। और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो। हर चीज बेची जा रही है और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें। और फिर दिल्ली की सरकार कहती थी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना लेंगे, उन्हीं की नकल करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार बोलने लगी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बजट पेश होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि आखिरकार ये जो सपना दिखाया था उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने को बजट के माध्यम से कितना पूरा कर रहे हैं। और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, मुसलमान भाई हो, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है। जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया, वही सरकार मान ले रही है।
कांग्रेस के अनुसूचित प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष के पद को बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस नेताओं के चंदा देने व उनके पार्टी में पदमुक्त करने का मामला आजमगढ़ में थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटाए गए पंकज मोहन सोनकर को उनके पद पर बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की युवा संगठन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आर्यन गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा कि पंकज मोहन सोनकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के लालगंज सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने निष्क्रिय बताकर पदमुक्त करना कहीं ना कहीं पार्टी की दलित नेता के खिलाफ साजिश है और इसकी युवा कांग्रेस भी निंदा करते हैं। जब से उन्होंने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है तभी से पार्टी में उनके विरुद्ध तमाम बातें हो रही है, जबकि पंकज मोहन सोनकर पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं व उनकी निरंतर सक्रियता रहती है। पिछले 6 महीनों में उन्होंने पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। इसके बाद भी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं को कोई अधिकार नहीं है कि उनकी सक्रियता के ऊपर सवाल उठाएं। युवा कांग्रेसियों ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर मांग किया है कि उनके विरुद्ध की गई साजिश की जांच हो तथा उनके पद को वापस दिया जाना चाहिए, अन्यथा पंकज मोहन के सम्मान में कई युवा नेता अपने पद व सदस्यता से इस्तीफा देने को बाध्य होंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास यादव है, मैं DUPG कॉलेज आजमगढ़ से। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? आज हम लोग पंकज भैया के सम्मान में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदेश महासचिव जी के द्वारा पंकज भैया को पार्टी से निकाल दिया गया है, जो कि हमारे इतने संघर्षशील 20 सालों से पार्टी के लिए अपना तन मन धन सभी लगा करके पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते हैं। उनको पार्टी से उनका पद निकाल दिया गया है और हम युवा हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे और पंकज भैया का सम्मान जल्द से जल्द पार्टी वापस करेगी। अगर ऐसा पार्टी नहीं करती तो आगे आपका क्या कर? ऐसा अगर पार्टी नहीं करती है तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे और पंकज भैया के साथ हमेशा रहेंगे। हम लोग भी पार्टी को पंकज भैया के आदेशानुसार जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। भाजपा के नेताओं द्वारा वर्षों से बेजुबानों को लगातार आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आजमगढ़ में भाजपा नेताओं द्वारा लगातार बेमिसाल अभियान चलाया जा रहा है, जो ना आप देखे होंगे ना सुने होंगे। एक तरफ जहां लोग इंसानों को भोजन नहीं कराते हैं, तो वहीं भाजपा के नेताओं द्वारा वर्षों से बेजुबान जानवरों, जलचरों और वनचरों को लगातार आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो लगातार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेताओं द्वारा हर शनिवार को अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है। आपको बता दें कि आज लगातार 42वें शनिवार को जलचर और बंदर को आहार उपलब्ध कराते हुए नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, अनिश पाल, अभि यादव, प्रिंस सिंह, ऋतिक विश्वकर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुल्तानपुर में शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी रजनीश पटेल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में यहाँ के मूल निवासियों के कुनबे को बचाने के लिए कई बार लड़ाई लड़ी और सत्ता संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य कायम किया। सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की और मुगल और औरंगजेब से इस देश को लूटने और बिकने से बचाया। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, जबकि आरएसएस उन्हें मुस्लिम विरोधी होने का भ्रम फैलाकर उनकी छवि को धूमिल करने का सतत प्रयत्न कर रही है। शिवाजी महाराज की अधिकांश अंगरक्षक मुस्लिम समाज के थे, लेकिन वह धर्मनिरपेक्षता की छवि अपने अंदर कायम किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम मंदिर व मस्जिदों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया। आज युवा को उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा ने किया। कार्यक्रम का आयोजन रामकुमार वर्मा ने किया। गुजरना पड़ता है तब महापुरुष कोई बन पाता है। इसलिए हमें छत्रपति शिवाजी के आदर्शों के चलने की आवश्यकता है। कोई जरूरत नहीं है कि महापुरुषों के ऊपर माला पहनाई जाए, उनके विचारों को आत्मसात किया जाए। कोई भगवान नहीं होता है, विचार ही भगवान है। अगर आपके अच्छे विचार रहेंगे तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, देश में अच्छी विचारधारा रहेगी
देश मजबूत होगा, देश विकसित होगा। अगर गंदी विचारधारा व्यक्ति के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर, पार्टी के अंदर, संस्था के अंदर रहेगी, लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं वहां स्थापित हो सकती है और देश और संविधान नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें नहीं करते। बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग वैचारिक क्रांति के लिए संघर्ष करिए, वैचारिक क्रांति के लिए घरों से निकलिए और देश के संविधान को, देश की आईन को बचाने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय 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 भारत, जय। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात अभियान चलाया जा रहा है, जो 21 जनवरी से चालू है और जिसका समापन आज आजमगढ़ के पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजन भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इसी क्रम में 1 महीने तक चलने वाले इस यातायात माह को पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आज संपन्न कराया गया और सड़क सुरक्षा में डटे व रात दिन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और उन्हें पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। इस कार्यक्रम में जनपद के छात्र छात्राओं सहित सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल थे। क्या कुछ कहा ARTO परिवर्तन संतोष कुमार सिंह और सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक यातायात ने, आपको सुनवाते हैं। समापन पे क्या मैं संतोष कुमार सिंह ARTO प्रवर्तन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का पिछले 21 जनवरी से लेके और आज समापन है 20 फरवरी है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के शासन से भी हम लोग ने भी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता हो गया, चाहे बैठक हो गई, चाहे स्कूलों में जागरूकता हो गया, चाहे उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को संबोधित किया। कप्तान साहब आए थे और चीफ गेस्ट साहब हैं, CRO साहब हैं, तो सारे लोगों के माध्यम से जो है क्या कार्यक्रम कराया गया स्कूलों में? और उसमें लेखन प्रतियोगिता थी, क्विज था, उसमें चित्रकला थी, रंगोली प्रतियोगिता थी और उसमें जो है ये आया हुआ है शासन से पुरस्कार की राशि भी घोषित करके आई हुई है कि माध्यमिक उच्च विद्यालयों में और प्राइमरी में वो जो है कप्तान साहब ने अपने हाथों से जो है बच्चों को पुरस्कार स्वरूप दिया है और उनको जो है शासन से पुरस्कार आज समापन हुआ है। 21 जनवरी से राष्ट्रीय यातायात माह के तहत पूरे जिले में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। ये पूरे प्रदेश में चल रहा था। इसमें हम लोग विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न ट्रक ड्राइवरों में परिवहन विभाग की सहायता से, PWD की सहायता से जागरूकता अभियान पूरे महीने चलाया गया है। उसी के तहत आज इसका समापन था। इसके तहत अभी हमारे सभी विद्यालय के छात्र और समाज के गणमान्य लोग, ऑटो यूनियन संघ के लोग, बस ऑपरेटर, चप्पा संघ के लोग यहाँ पर एकत्र हुए। पूरे अभियान तहत हम लोगों ने इस बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। हमने देखा इसका अधिक प्रभाव सामने आ रहा है और लोग बड़ी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। हम एक शपथ भी करा रहे हैं सबको जो यातायात नियमों का पालन करने के लिए है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जागरूकता अभियान के तहत, नए प्रयोगों के तहत यातायात माह और उसके बाद भी आजमगढ़ जनपद में जो घटनाएँ हो रही हैं उसमें हम कमी लाएंगे। लखनऊ के महानगर के पद्मश्री डॉक्टर SC राज ई पार्क में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी शनिवार शुरू हुआ। 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। राजधानी के 48 पार्क ऐसे हैं जो खूबसूरती बिखेरने के साथ ही इतरा भी रहे हैं। करीने से कटी घासी और रंग बिरंगी फूलों के साथ ही यहाँ फूलों से सजावट भी की गई है। अब इन पार्कों में 9 को पहले नंबर पर रहने का मौका मिला है। वैसे तो नगर निगम के पास 2000 पार्क है, लेकिन ताज पर रहने का मौका 9 पार्क को ही मिला है। शनिवार को महानगर के पद्मश्री डॉक्टर SC राज ई पार्क में शुरू हो रही पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन रविवार शाम 4 बजे इन पार्कों के मालिक और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल सम्मानित करेंगे। 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया समेत नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 48 पार्क को चयन सूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, नगर निगम उद्यान विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की टीम ने सुंदर दिखे रहे पार्कों का चयन किया गया था। संयुक्ता भाटिया जी ने पुष्प प्रदर्शनी करने का जो ये निश्चय किया है वो निश्चित रूप में लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी बात है और लखनऊ के लोग ये डॉक्टर SC राय साहब के द्वारा शुरू की गई परंपरा थी जिसको आज महापौर ने बड़े अच्छी तरीके से सजाया संवारा है। इसमें विभिन्न जगहों से, विभिन्न बागों से, पार्कों से पुष्प आते हैं और अलग अलग जगहों की संस्थाएं भी या कई संस्थाएं, दर्जनों संस्थाएं यहाँ पर मिलके
पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। चित्रकला प्रदर्शनी भी होती है, बाद में यहाँ पर पुरस्कार बांटा जाता है। तो ये एक परंपरा है नगर निगम की, जिसका बड़े सुंदर तरीके से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। सर, जैसा कि आपने कहा कि पुष्प सिर्फ सुगंध नहीं देते हैं बल्कि एक संदेश भी देते हैं, ऐसे में नगर निगम ने कार्यक्रम का आयोजन करके क्या कुछ संदेश दिया है सर? नगर निगम को सीधा संदेश है कि स्वच्छ रखिए लखनऊ को, और लखनऊ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम भी अपने अंदर में जागरूकता लाएं, जिससे हम स्वयं स्वच्छ अपने घर को रखें, घर के बाहर को रखें, जिससे हमारा नगर स्वच्छ रह सके। ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एक पैमाना है। हमारे सारे पार्कों को भी उसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में लिया जाता है, और हमारे पार्क सुंदर हों, सबसे सारे शहर के पार्क सुंदर कहलाएं, उसके लिए भी एक प्रयास है जिसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हैं। आपको लगता नहीं कि पूरा बल जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो पूरा मार्च में जो स्वच्छता का मूल्यांकन होना है उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं, लेकिन आज इस प्रदर्शनी में जो मुख्य लोगों को छोड़ के नगर निगम के कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं किए गए, इसका क्या कारण रहा? कर्मचारियों की सबकी सहभागिता इसमें रहती है। कल समापन के समय में सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, लेकिन उनकी सहभागिता इसमें है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वो इसमें पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सबके सहभागिता के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। ये नगर निगम का काम है, और नगर निगम के जिन लोगों को इसमें जोड़ा गया है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जिनको पीछे से जोड़ा गया वो पीछे से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं। अंतिम सवाल, क्या स्वच्छता मूल्यांकन में नगर निगम को इस बार 12वीं से हटा के आप 1 पे ला पाएंगी? बिल्कुल, हमें 2 नंबर को हटाना है, 1 नंबर को लाना है, हमने पहले ही कह दिया है, इसलिए हम उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और अगर सबकी सहभागिता होती है तो प्रयास सफल होता है, और हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, पूरे लखनऊ शहर का सहयोग मिल रहा है। मैं सारी संस्थाओं को, सारे पार्षदों को, सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सभी को विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। शहर के सभी प्रत्येक व्यक्ति का आभार प्रकट करती हूँ कि अगर उनकी सहभागिता ना होती तो हम इसमें आगे ना बढ़ पाते। आज उनका सहयोग मिल रहा है, और हम सब मिलकर एक लखनऊ को एक नया रूप देने में लगे हैं, और निश्चित रूप से हम नंबर 1 पर आएंगे।